हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज जो होगा वो हमारा बहुत अच्छे तरीके से वीडियो आप लोगों को मिलने वाला है। आज सप्लाई से रिलेटेड, जो कि पार्ट 1 हमने पहले ही कवर कर रखा है। जो पार्ट 1 कल मैंने बोर्ड पर पढ़ाया था, तो आप लोग अगर नहीं देखें तो वहाँ जाके देख सकते हैं। आप लोगों को लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिएगा, क्योंकि टेलीग्राम जो है वो आप लोगों का एक तरीके से पीडीएफ हब होने वाला है। जो भी पीडीएफ वगैरह होगा वो वहीं पर शेयर कर दिया जाता है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो हमारा पार्ट 2 है, उसको बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और अच्छे तरीके से डिस्कस करने का मतलब ये है कि हम लोग एक एक पार्ट को जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा मेन पार्ट होगा अभी इसमें, जो होगा वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग लॉ के बारे में हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है भाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसके बाद मूवमेंट पढ़ेंगे। मूवमेंट क्या होता है, शिफ्ट क्या होता है, मूवमेंट इन अ सप्लाई, शिफ्ट इन अ सप्लाई, शिफ्ट इन अ सप्लाई कर्व। अब उसके बाद फिर हम लोग ये पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि जो न्यूमेरिकल है इसके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पर बेस्ड, तो वो सब सारा टॉपिक इस वाले वीडियो में कवर होगा 30-35 मिनट में। तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसमें लगे रहिए, क्योंकि एक जो पार्ट 1 है उसमें हमने बहुत अच्छा तरीके से बेसिक्स कंप्लीट करा है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप बेसिक्स वाला देख सकते हैं, क्योंकि वहां से आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो कल आने वाला था लेकिन आज आएगा, तो आप लोग इसी तरीके से हाँ सपोर्ट बनाते रहिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो और मैं लाता रहूं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जो कि हमारा सप्लाई का है। और ये खास कर आईएससी बोर्ड के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं सबका अलग अलग कवर कर रहा हूँ। तो ये आईएससी बोर्ड का है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि सप्लाई कर्व के बारे में जो बात किया गया। हमने दो बारे में बात करी थी कि सप्लाई एक होता है स्केड्यूल होता है, एक कर्व होता है। स्केड्यूल एक होता है, स्केड्यूल एक होता है कर्व। तो सप्लाई जो स्केड्यूल होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, टेबुलर फॉर्म में। किसमें, टेबुलर फॉर्म में। और जो सप्लाई कर्व होता है वो हमेशा किसमें होता है, ग्राफिकल फॉर्म में। ग्राफिकल फॉर्म में होगा, ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में, इन ग्राफ फॉर्म या ग्राफिकल फॉर्म, ग्राफिकल फॉर्म में। तो हम लोगों ने कल टेबुलर ग्राफ पढ़ा था, टेबुलर में भी पढ़ा था। शेड्यूल में दो होता है, एक इंडिविजुअल डिमांड, एक नहीं इंडिविजुअल सप्लाई, एक होता है मार्केट सप्लाई, है कि नहीं। मार्केट सप्लाई पढ़े थे, इंडिविजुअल सप्लाई पढ़े थे शेड्यूल में। अब सेम उसी तरीके से जो कर्व होगा, कर्व इज अ डायग्रामेटिकली या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई होता क्या था भाई, तो लॉ ऑफ सप्लाई को अगर देखा जाता तो लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब होता था, लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब ये होता है कि जब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी भी बढ़ता था, क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है, एज ए प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू। और जब प्राइस कम होता था तो क्वांटिटी सप्लाइड भी कम होगा। मतलब क्या है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा था। तो यही बोला जा रहा है कि उसको मतलब अगर डायग्रामेटिकली अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारा सप्लाई कर्व हो जाएगा, ठीक है। इट कन्वेज द सेम इन्फॉर्मेशन एज अ सप्लाई स्केड्यूल डज। जैसा सप्लाई स्केड्यूल बोलता था वैसा ही ये भी होगा, लेकिन ये ग्राफ के फॉर्म में होगा। तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का डेफिनेशन क्या है, एंड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व इज डिफाइंड एज द कर्व विच शोज अ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गिवन कमोडिटी विच एन इंडिविजुअल प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सप्लाई। कि जो भी एक इंडिविजुअल, मान लो कि एक इंसान है, ठीक है, ये इंडिविजुअल प्रोड्यूसर जो भी विलिंग टू सप्लाई कर रहा है, मतलब विलिंग टू सप्लाई, ये याद रखना है, ठीक है, विलिंग टू सप्लाई कर रहा है वेरियस क्वांटिटीज का, वेरियस क्वांटिटी एट गिवन प्राइस, एट गिवन प्राइस, जो भी जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाह रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अगर एक बंदा, जैसे इसका मान लो कि रोशन नाम है, ठीक है, तो रोशन जो भी एक मैन्युफैक्चरर है, एक प्रोड्यूसर है, जो भी ये प्रोड्यूस करके जो भी एज गिवन टाइम पीरियड में जो भी वो सप्लाई करेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ समझना है कि मान लो कि 5 रुपया पर, जब प्राइस 5 रुपया था तो ये 10 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था। जब 15 रुपया हुआ तो देखो यहाँ पर 15 रुपये नहीं 10 रुपया हुआ, 15 रुपये हुआ, सॉरी 15 रुपीज़ हुआ, तो 10 क्वांटिटीज़। तो हमेशा हम लोग जो ग्राफ बनाते हैं वो इधर हम लोग प्राइस रखते हैं, इधर हम लोग क्वांटिटी रखते हैं। एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और वाई एक्सिस पर हमारा क्या रहता है कि प्राइस रहता है। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है, मतलब देखो प्राइस बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि प्राइस बढ़ रहा है तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगा। तो यहाँ बढ़ता चला गया,
तो ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व हो गया। इसी तरीके से अगर सबको पॉइंट को जोड़ेंगे तो हमारा ये पूरा कर्व बनेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं, आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। तो दोनों एंगल में जो भी एंगल आपको समझ में आए वो दोनों एंगल, बस ये करना है कि इसको कर्व जरूर बनाना है। ठीक है, कि कर्व जा रहा है ऐसे करके, ऐसे जा रहा है, ऐसे करके ऐसे, मतलब दोनों बढ़ रहा है या दोनों घट रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। अब हम लोग देख लेते हैं मार्केट सप्लाई कर्व, क्योंकि दो सप्लाई कर्व होता है, एक इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक मार्केट सप्लाई कर्व। तो मार्केट सप्लाई कर्व इज अ कर्व, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रोड्यूसर हैं, जैसे ए प्रोड्यूसर हो गया, बी प्रोड्यूसर हो गया, सी प्रोड्यूसर हो गया। अब इसने भी कुछ प्रोड्यूस करना है, इसने भी प्रोड्यूस करना है, और इसने भी प्रोड्यूस करना है। तो तीनों को जो मिलाकर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व। मार्केट सप्लाई कर्व निकल के आएगा। तो shows a various quantities of a commodity which all the producers are willing to produce, है कि नहीं। जितने भी प्रोड्यूसर हैं, ऑल प्रोड्यूसर जितने भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ डिफरेंट प्राइसेस, कि जिस भी प्राइसेस पर जो भी प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक तो ये डायरेक्टली दे दिया मार्केट सप्लाई कर्व। एक होता है कि आप पहले, जैसे मान लो कि रॉबर्ट है, रॉबर्ट एक प्रोड्यूसर है, एक ग्रिगोरी है। अब ग्रिगोरी है, फिर यहाँ पर ये दोनों हमने दो लिया है, मान लो ए है, ये बी है। अब ए और प्लस बी, तो ये क्या हो गया, मार्केट सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इंडिविजुअल में सिंगल निकाल रहे थे। अब ये मान लो कि 5 रुपया जब प्राइस था, इधर प्राइस होता है इधर क्वांटिटी होता है, जब 5 रुपया प्राइस था, मान लो कि यहाँ 20 ले लेते हैं। ठीक है, जब 20 रुपया ये प्राइस था, ये 20 रुपया, तब ये कितना 3 क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा था। ठीक है, हम लोग मान लेते 3 पीस बुक का। अब ये बोल रहा है कि जब प्राइस यहाँ भी 20 था तब ये 4 कर रहा था, मतलब जो बी वाला इंसान है, जो ग्रिगोरी है, वो क्या है कि 4 कर रहा है। इसका मतलब टोटल कितना हो गया सप्लाई, टोटल हुआ 7। और जो प्राइस रहेगा वो तो सबके लिए सेम रहेगा प्राइस लेवल पर। तो प्राइस 20 जब रुपीज़ था, मान लो $20 है, $20 पर, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 बुक। तो यहाँ पर क्या 7 आ गया, देखो यहाँ पर 20 पर 7 पर, तो ये मार्केट सप्लाई कर्व यहाँ से जाएगा। क्लियर, और दोनों 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 से हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे, तो हमारा सप्लाई कर्व वैसे बनेगा। सेम उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया, सबका जोड़ किया तो ये सप्लाई कर्व आ गया। ठीक है, तो ये मार्केट सप्लाई कर्व है, जैसा कि मैंने बता रखा है। तो आई होप तो ये दोनों कंप्लीट होगा। अब आते हैं थोड़ा सा कि पॉजिटिव स्लोप क्यों होता है। अब जैसे डिमांड जो होता था, डिमांड नेगेटिव स्लोप होता था, क्यों, क्योंकि वहाँ जब प्राइस बढ़ता था तो क्वांटिटी घटता था, और जब क्वांटिटी घटता था तो क्वांटिटी बढ़ता था, एज पर द लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन सप्लाई में नहीं, सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब सप्लाई जब बढ़ता है तब प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पहला रीजन बोला गया कि क्यों पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी, मतलब जैसा प्राइस हरकत कर रहा है वैसे ही क्वांटिटी हरकत कर रहा है, अगर सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। क्लियर, तो यहाँ पे बोला फर्स्ट रीजन इज दैट लेवल ऑफ द प्राइस डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि जो प्राइस लेवल है वो प्रॉफिट पर डिपेंड करता है। हायर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी लार्जर द प्रॉफिट, सिंपल सी बात है। तो सबसे पहले क्या है, प्राइस डिटरमाइन करता है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर किसी फर्म को, मान लो कि ये बंदा है, ये कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, अगर बिजनेस कर रहा है तो इसको अगर प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हायर प्रॉफिट कब होगा, जब वो हायर प्राइस रख रहा है, मतलब उसको उसका प्राइस, उसका सामान जो है वो हायर प्राइस पर बिक रहा है, तो और ज़्यादा क्वांटिटी वो सप्लाइड करेगा, मतलब क्वांटिटी उसका सप्लाइड बढ़ेगा। क्लियर, तो आई होप सो पहला रीजन कंप्लीट हो गया। ठीक है, दूसरा जो है, द पॉजिटिव स्लोप ऑफ द कर्व इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द राइज इन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। It implies that producer would prepare to produce a supply larger quantity only at a higher prices, कि सिर्फ हायर प्राइसेस पर ही उसका जो मार्जिन है वो बढ़ेगा। अब जितना उसका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, जितना मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगा, उतना ही हमारा क्या होगा कि क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगा। क्लियर, दूसरा भी, तो ये देखो सब रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से। तीसरा, a rise in the price would give an incentive not only to the existing producer to produce। अभी ऐसा नहीं होगा कि भाई प्राइस अगर किसी भी चीज़ का, मान लो कि यार पेन का आजकल ना प्राइस बहुत अच्छा हो रहा है और वो बिक भी बहुत अच्छा रहा है, तो इसका मतलब और ज़्यादा जो बिजनेसमैन होगा वो और कंपनीज वगैरह खोलेगा, पेन का मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज वगैरह खोलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाइड होगा। तो मतलब जब प्राइस बढ़ता है तो बहुत सारे जो बिजनेसमैन रहते हैं वो दिमाग लगाते हैं और उस मार्केट में घुसने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, सप्लाई पॉजिटिव स्लोप में बढ़ता ही रहेगा, लेकिन जो डिमांड है वो नेगेटिव ऐसे नीचे आ जाएगा। ये क्या है, ये लाइन है डिमांड का और ये लाइन है सप्लाई का। ठीक है, तो दोनों अब रिलेट हो पा रहा होगा। ठीक है, डिमांड वाला चैप्टर मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है।
ठीक है, इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है जो इकोनॉमिक्स ISC करके, तो आप लोग वहाँ से जाकर सारे एंजॉय ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि टाइम पीरियड के बारे में बात किया गया है कि सप्लाई में टाइम पीरियड के बारे में बहुत होता है, क्योंकि यहाँ फ्लो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से, है कि नहीं। तो यहाँ पर बोला गया है कि इकोनॉमिक्स ने बोला है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सप्लाई कर्व के बारे में बात किया गया है। अगर सप्लाई के बारे में जब बात आती है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम में, तो यहाँ 3 के बारे में बात किया कि एक मार्केट पीरियड होता है, एक शॉर्ट रन होता है, एक लॉन्ग रन होता है। ठीक है, तो मार्केट पीरियड में कैसा ट्रीट करता है सप्लाई, शॉर्ट रन में कैसे करता है, लॉन्ग रन में क्या करता है, ये समझना। देखो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि अगर शॉर्ट रन में होगा तो शॉर्ट रन में जो रहेगा वो आउटपुट लेबर इनटू कैपिटल, के मतलब यहाँ पर कैपिटल हो गया। ठीक है, लेबर इनटू कैपिटल अगर शॉर्ट रन के बारे में बात किया जाए। वहीं अगर लॉन्ग रन बोला जाए तो सेम होगा लेबर इनटू कैपिटल। लेकिन जब भी अगर एक प्रोड्यूसर को लंबे समय तक अपने बिजनेस को चलाना होता है तो वो लेबर भी बढ़ाता है और कैपिटल भी बढ़ाता है। मतलब क्या, पैसा भी बढ़ाएगा और लेबर भी बढ़ते चला जाएगा उसका, तभी वो कंपनी लंबे समय तक मार्केट में टिक पाएगी। क्लियर। लेकिन शॉर्ट रन में जो कैपिटल होता है वो कांस्टेंट रहता है। जैसे मान लो कि समर सीजन आ गया, विंटर सीजन आ गया, तो समर सीजन में समर वाले क्लोथ है, तो समर वाले क्लोथ का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना है इसको, तो वो सिर्फ लेबर बढ़ाएगा, मतलब लेबर बढ़ाएगा लेकिन कैपिटल कांस्टेंट रखेगा। सी बार का मतलब होता है कांस्टेंट, मतलब कैपिटल कांस्टेंट रखेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। क्लियर। तो यहाँ पर ये दोनों चीज थोड़ा सा समझ में आया। अब थोड़ा सा पहले शुरुआत करते हैं मार्केट पीरियड क्या होता है। तो मार्केट पीरियड इज अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विच अ सप्लाई इज फिक्स्ड, जिसमें बहुत छोटा समय होता है। मतलब मान लो कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना हार्डली से हार्डली, वहाँ पर आपको सप्लाई को इंक्रीज करना है। तो वहाँ पर क्या रहता है, हमेशा सप्लाई जो रहता है वो फिक्स रहता है। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई फिक्स रहता है। मैक्सिमम सप्लाई इन द मार्केट पीरियड इज अ स्टॉक ऑफ द गुड्स विच आर ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। तो मार्केट पीरियड में वैसे गुड या वैसे क्वांटिटी को सप्लाई किया जाता है जो कि पहले से स्टॉक में है, मतलब पहले स्टॉक में जो सामान होगा ना उसको पहले निकाला जाएगा। तो मार्केट पीरियड में हमेशा क्या किया जाता है, जैसे दिवाली है, दिवाली 2-4 दिन है तो पटाखे वगैरह 2-4 दिन पूरे बिकेंगे, मतलब जो स्टॉक होगा वो भी निकलेगा कम प्राइस में, वो सब सारी चीजें, तो वो मार्केट पीरियड का दौरान है। ठीक है, तो मार्केट पीरियड में हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो इसको कैसे डिनोट कर रहे हैं मार्केट पीरियड को, ये S1 से S1 तक। क्लियर। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट है यहाँ पर, क्वांटिटी नीचे क्वांटिटी रहता है, इधर प्राइस रहता है, तो क्वांटिटी यहाँ पर फिक्स्ड है। तो ये क्या हो गया, मार्केट पीरियड। ठीक है, मार्केट पीरियड। क्लियर, आई होप सो, ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा है शॉर्ट रन। अब शॉर्ट रन में क्या है कि शॉर्ट रन पीरियड सप्लाई व्हेन एडजस्टेड टू सम एक्सपेंट, मतलब प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन बाय रनिंग द एग्जिस्टिंग प्लांट फॉर अ लॉन्गर आवर। कि वो क्या कर सकता है, अब मान लो कि उसको 2-4 महीने, 5 महीने तक वो बढ़ाना है उसका प्रोडक्शन, तो इसका मतलब क्या करेगा कि वो लॉन्गर पीरियड ऑफ आवर्स बढ़ा देगा। मतलब सेम फैक्ट्री होगा, फैक्ट्री नहीं बढ़ाएगा, वो क्या करेगा, लेबर को इंक्रीज कर देगा। अब लेबर को इंक्रीज करेगा मतलब क्या है कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं S2 से। मतलब क्या, वो इंक्रीज होगा लेकिन क्वांटिटी इंक्रीज होगा सोली। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज, तो जो S2 सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला ऐसे बढ़ेगा, शार्पली बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा S2 शॉर्ट रन के लिए। ठीक है, शॉर्ट रन, आई होप सो ये क्लियर होगा। अब आता है लॉन्ग रन में। लॉन्ग रन पीरियड ड्यूरिंग विच द फर्म्स कैन बिल्ड अ न्यू प्लांट। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ा रहा है, एक सप्लायर है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ कैपिटल भी बढ़ा रहा है। मतलब प्रोडक्शन जो बढ़ा रहा है वो लेबर को भी बढ़ाने से हो रहा है, कैपिटल को भी बढ़ाने से, मतलब दोनों इंक्रीज करता चला जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लैटर सप्लाई होगा। मतलब S3 और S3 से, मतलब फ्लैटर मतलब ये वाला, एक बार मैं डिनोट कर देता हूँ ब्लैक पेन से, ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग रन। ठीक है, तो अगर आ गया कि भाई टाइम पीरियड ऑफ द सप्लाई, टाइम पीरियड एंड सप्लाई के बारे में डिस्कस करने, तो ये तीनों आप लोग डिस्क्राइब कर सकते हो। आई होप सो ये भी क्लियर होगा। अगर आप आते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, जैसे एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड होता था, सेम उसी तरीके से एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई होता है, जहां पर सप्लाई का लॉ काम नहीं करता है। सप्लाई का लॉ क्या होता है भाई, अभी बताएं कि प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ता है, प्राइस घटता है तो क्वांटिटी सप्लाइड घटता है। क्लियर, तो ये क्या है, लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर ये काम ना कर रहा तो काम करता क्या है सर, तो काम करेगा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटने लगे और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ने लगे। मतलब क्या, डिमांड के जैसा काम करने लगे। तो क्या होगा, उसको एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। इसका भी 2 केस होता है, एक वर्टिकली सप्लाई कर्व के रूप में, एक बैकवर्ड स्लोपिंग कर्व में। ये 2 चीज होता है जो कि यहाँ पर
काम नहीं करता है लॉ ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि these are certain goods which are supply of which cannot be increased or decreased at all. In such a case the rare goods such as a classical painting। अब जैसे मान लो बहुत पुराना पेंटिंग है, क्लासिकल पेंटिंग है, एम एफ हुसैन का पेंटिंग है। अब हमें एम एफ हुसैन का पेंटिंग क्या होगा कि उसका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी लोग क्या होगा ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा नहीं खरीदेंगे, हो सकता है खरीदें ना खरीदें, लेकिन वहाँ पर क्या होगा सप्लाई जो है वो फिक्स रहेगा। मतलब क्या सप्लाई नहीं बढ़ता है ज़्यादा, सप्लाई जो है वो क्या है क्वांटिटी सप्लाइड क्या है क्वांटिटी जो सप्लाई है वो फिक्स है, वो फिक्स है। यहाँ पर सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है, प्राइस कभी ऊपर आए कभी नीचे। जैसे वेजिटेबल्स का देखा जाए, ठीक है। अब वेजिटेबल्स में क्या हो रहा है कि एक तरीके से वहाँ भी देखो चाहे कुछ भी हो जाए तो उसमें जो प्राइस होगा वो बढ़े लिखे, लेकिन लोग तो उसको वेजिटेबल्स को खरीदेंगे ना। तो यहाँ वर्टिकल कौन कौन से में होगा, मैन्युस्क्रिप्ट, रेयर, पोस्टेज, स्टैम्प्स, ओल्ड कॉइन्स वगैरह में, ये सब में क्या रहेगा सप्लाई फिक्स रहेगा। लेकिन अब बात किया जाए बैकवर्ड स्लोपिंग, जहाँ पर बैक मार जाता है, मतलब स्लोपिंग जो होता है मतलब वो कर्व जो होता है वो बैक हो जाता है। इन सर्टेन केसेस द सप्लाई मे हैव अ बैकवर्ड स्लोपिंग, इन अदर वर्ड इट मीन्स द स्मॉलर क्वांटिटी वुड बी ऑफर्ड एट अ हायर प्राइसेस एट अ लोअर प्राइसेस। मतलब क्या बोला जा रहा है कि स्मॉलर क्वांटिटी हो सकता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा है लेकिन जो क्वांटिटी है वो कम प्रोवाइड किया जा रहा है, समझ में आया, हायर प्राइसेस पर कम। जैसे देखो यहाँ पर कि पहले प्राइस P1 था तो क्वांटिटी इतना प्रोवाइड किया जा रहा था, या देखो P था तो इतना किया जा रहा था, क्वांटिटी Q पहले ये था, है कि नहीं, ये था। अब जब प्राइस बढ़ा तो ये डिमांड के जैसा काम करने लगा तो क्वांटिटी घट गया। तो ये सब भी बहुत बारी होता है, जैसे ऑफर्ड क्वांटिटी कम किया जाता है। जैसे वेजिटेबल्स का भी जैसे मैंने बोला, अब जैसे प्राइस इसका बढ़ गया मान लो तो इसका क्वांटिटी क्या होगा कम हो जाएगा, सप्लाई क्वांटिटी जो प्रोड्यूसर होगा वो सप्लाई कम कर देगा क्योंकि वो लोग ज़्यादा खरीदेंगे नहीं तो वो सप्लाई कम करेगा, ठीक है। तो आई होप सो ये वाला एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई भी आपका क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ लॉ एंड सप्लाई देखो दो है होता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ कर्व में या सप्लाई में दो होता है, एक होता है कि भाई जो हमारा मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ सप्लाई कर्व, और एक होता है एक मूवमेंट, एक होता है शिफ्ट, ठीक है। तो शिफ्ट में अलग काम करता है, मूवमेंट में अलग काम करता है। शिफ्ट में जो रहता है वो प्राइस कांस्टेंट रहता है, याद रखना है भाई, शिफ्ट में प्राइस जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, और जो मूवमेंट में रहेगा मूवमेंट में प्राइस भी चेंज होगा, और क्या होगा क्वांटिटी सप्लाइड भी चेंज होगा, क्वांटिटी भी चेंज होगा। तो जैसा कि अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब मूवमेंट आ गया, अब मान लो कि ये मूवमेंट आ गया, मूवमेंट है तो व्हेन अ क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस एज चेंजेस इट्स ओन प्राइस, कि जब प्राइस में चेंज होता है और उसी के हिसाब से अगर क्वांटिटी सप्लाइड भी अगर चेंज हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है सप्लाई में। जब ये प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी भी बढ़ रहा है मतलब एक्सपेंशन हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन कब होगा जब क्वांटिटी कम होगा प्राइस कम होने पर। तो पहला बोला जा रहा है कि व्हेन अ क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो राइज करेगा इन इट्स ओन प्राइस, राइजेस इन इट्स ओन प्राइस की वजह से, और अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे कि एक्सपेंशन ऑफ लॉ एंड सप्लाई एंड इंक्रीज इन लॉ ऑफ सप्लाई। मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ था पहले, ये मेन प्राइस, ठीक है, ये मेन प्राइस मैं बना रहा हूँ, ये पहले मेन प्राइस यहाँ पर था P1 और Q1, ये मेन प्राइस था। अब मान लो कि क्या हो गया कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज कर गया, इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाएगा, मतलब Q2 हो गया, है कि नहीं, मतलब क्वांटिटी भी इंक्रीज कर गया। बहुत ध्यान से पढ़ना, मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, मतलब ये पॉइंट से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई, क्या हो गया एक्सपेंशन, ठीक है। आई होप सो ये क्लियर होगा, एक्सपेंशन हो गया क्लियर। अब यहाँ पर बोलते हैं कि ऑन द अदर हैंड व्हेन द सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड, जो क्वांटिटी सप्लाइड होगा वो फॉल हो जाएगा, क्वांटिटी सप्लाइड कम हो गया, क्यों, क्योंकि फॉल इन इट्स ओन प्राइस, मतलब प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी जो सप्लाइड था वो क्या हो गया कम हो गया। अब क्वांटिटी सप्लाइड जो कम हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया वो कॉन्ट्रैक्शन, क्या हो गया कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है क्लियर। अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो कि प्राइस यहाँ से यहाँ आ गया, प्राइस क्या हो गया कम हो गया, अगर प्राइस कम हो जाएगा तो क्वांटिटी भी कम हो गया, मतलब यहाँ क्वांटिटी भी क्या हो गया कम हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ गया, मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, इसका मतलब क्या हो गया
A1 से A3 आ गया। अब A1 से A3 आया, A1 से A3 आया, इसका मतलब क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। क्लियर? तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो आई होप सो ये समझ में आ गया कि मूवमेंट में, याद रखना कि मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व में ही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। उसमें जो होगा अभी आगे पढ़ेंगे शिफ्ट में, उसमें प्राइस कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? जैसे कि मैंने बताया कि शिफ्ट में क्या रहेगा, प्राइस कांस्टेंट रहेगा, ये याद रखना है, अभी बताऊंगा भी। ठीक है, तो चलिए अब शिफ्ट में चलते हैं। अब शिफ्ट में देखते हैं, शिफ्ट में क्या हो गया, शिफ्ट ऑफ अ सप्लाई कर्व में, इसमें हमेशा याद रखना कि जो प्राइस रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेगा, लेकिन प्राइस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो आप लोग डायग्राम ऐसे बनाओगे, ठीक है, ये प्राइस कांस्टेंट रखना, ये वाले को भूल जाना, ठीक है, ये वाले को भूल जाना, अगर भूलना है तो वैसे बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि पहले हमारा ये वाला था, है कि नहीं, ये मतलब P पर जो हो रहा था वो Q1 क्वांटिटी सप्लाइड किया जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोला जा रहा है एन इंक्रीज इन सप्लाई रेफर्स टू व्हेन अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई अ लार्जर क्वांटिटी एट अ सेम प्राइस। जब एक प्रोड्यूसर प्राइस, मान लो कि अभी भी प्राइस कितना है, मान लो कि 20 रुपया कोई सामान का, और अभी वो 80 क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है। कितना क्वांटिटी? 80 क्वांटिटी सप्लाइड कर रहा है। तो अगर यही 20 रुपया पर अगर ये 90 क्वांटिटी सप्लाइड करने लगे, मतलब सप्लाई को इंक्रीज कर दे, तो मतलब क्या, इंक्रीज इन सप्लाई हो गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई, और वो शिफ्ट के अंदर आएगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, सप्लाई सिर्फ यहाँ से यहाँ बढ़ गया, मतलब पहले सप्लाई कर्व ये था, सप्लाई वाला ये लाइन था, अब सप्लाई वाला ये लाइन हो गया, क्योंकि सप्लाई अपवर्ड होता है, तो मतलब यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया ना, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया सप्लाई कर्व, इसीलिए शिफ्ट हो गया। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे इसको इंक्रीज इन सप्लाई। तो आई होप सो ये क्लियर होगा। अब आते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई, मान लो कि अब 20 रुपया ही था, अब ये मान लो कि 70 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, मतलब सप्लाई क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। तो सप्लाई क्वांटिटी कम हो गया, मतलब ये था अब यहाँ हो गया, मतलब ये यहाँ से यहाँ डिक्रीज हो गया, मतलब ये क्या हो गया, डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब सप्लाई कर्व पहले ये था, अब सप्लाई कर्व ये होगा, इस पॉइंट से ऐसे करेंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई कर्व डिक्रीज हो गया। ठीक है, इधर क्वांटिटी होता है, इधर प्राइस होता है, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, शिफ्ट वाला क्लियर हो गया। तो आई होप सो मूवमेंट और शिफ्ट बहुत अच्छे तरीके से आपका क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को लेने से इसके पहले ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप लोग कि इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई का क्या मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला फैक्टर विच कॉजेज अ चेंज इन सप्लाई, तो इंक्रीज इन सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज इन सप्लाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अगर इंक्रीज किया है सप्लाई इंक्रीज किया है, अब इंक्रीज किया है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट किया है, और अगर डिक्रीज इन सप्लाई हुआ तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो इसका पूरा कि टेक्नोलॉजी मतलब क्या, इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ तब राइटवर्ड शिफ्ट किया इंक्रीज इन सप्लाई, और लेस होगा मतलब यहाँ टेक्नोलॉजी कम हुआ होगा, यहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा हुआ होगा। प्राइस जो है इसमें कम हुआ होगा, जब प्राइस कम होगा, जब फॉल इन द प्राइस होगा तो सप्लाई इंक्रीज होगा, और इसमें राइज इन द इनपुट प्राइसेस के इनपुट प्राइसेस में राइज हुआ होगा। क्लियर? यहाँ पर प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है हमेशा, प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों? क्योंकि सप्लाई का बात है। प्राइस ऑफ अदर गुड्स यहाँ पर फॉल होगा प्राइस ऑफ अदर गुड्स में, और इसमें राइज होगा। लोअरिंग द टैक्सेस, इसमें टैक्स लो हो जाएगा, इसमें टैक्स हाई होगा, टैक्स इसमें हाई रहेगा, तब क्या हो रहा है, डिक्रीज इन सप्लाई हो रहा है। तो अपने आप प्राइस बढ़ा, प्रोड्यूसर ने नहीं बढ़ाया या कंज्यूमर ने नहीं बढ़ाया। प्रोड्यूसर प्राइस एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन फॉल हो गया, एक्सपेक्टेशन राइज हो गया। जो भी डिटर्मिनेंट्स थे ना हमारे, वही काम आ रहे हैं यहाँ पर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो था वही काम आ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ सेलर्स यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अब नंबर ऑफ सेलर्स अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, सप्लाई इंक्रीज होगा तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा या फिर इंक्रीज इन सप्लाई होगा। और सेलर अगर डिक्रीज हो गए, मतलब जो पहले 5 कंपनी अगर बेच रही थी, अब मान लो कि 4 कंपनी बेच रही है, तो इसका मतलब कम हो गया। ठीक है, तो आई होप सो ये भी बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का कंप्लीट होगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग। अब आता है कि एक्सपेंशन और इंक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, एक्सपेंशन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन था, यहाँ पर एक्सपेंशन है। इट रेफर्स टू लार्जर क्वांटिटी बीइंग सप्लाइड एट हायर प्राइसेस, यहाँ भी लार्जर क्वांटिटी हायर प्राइसेस पर सप्लाई हो रहा है, तो क्या हो रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्शन था और ये डिक्रीज था। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन वाला एक बार मैंने यहाँ पर दे रखा है ताकि आप लोग एक बार देख लो कि कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज इन सप्लाई वाला, लेकिन ये इंक्रीज इन सप्लाई देखना है हम लोगों को और एक्सपेंशन देखना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर एक्सपेंशन देखना होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक और लाइन बनाते हैं और यहाँ से यहाँ प्राइस से एक्सपेंड हो जाता है, मतलब जब प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है।
तो इसीलिए होता है क्योंकि ड्यू टू द राइज ऑन प्राइस, प्राइस में राइज हुआ, या फिर मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व क्या हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में गया। जैसा कि यहाँ पर सप्लाई कर्व अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर इंक्रीज, अब इंक्रीज में मान लो कि यहाँ से यहाँ इंक्रीज हो गया, मतलब यहाँ से शिफ्ट हो गया यहाँ पर, मतलब ये जो लाइन होगा वो डिमांड हमारा सप्लाई कर्व कैसे जाएगा, ऐसे करके ऊपर जा रहा है, मतलब क्या हो गया, ये S2 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो ये इंक्रीज हो गया। ये वाला डिक्रीज था जो कि पिछले वाले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ क्या हो गया, लार्जर सप्लाई एट अ सेम प्राइसेस, की लार्जर सप्लाई हो रहा है तब ये सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और फैक्टर्स ऑन प्राइसेस में चेंजेस हुआ है और ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है, ये अपवर्ड हुआ है, ये अपवर्ड हुआ है और ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो आई होप सो ये चीज़ आप लोगों का क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट कोई शंका नहीं है। अब आते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि यहाँ से थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं आप लोगों को, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई वही बोलता है, बार बार बता रहा हूँ कि प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी घटता है, नहीं सॉरी क्वांटिटी बढ़ता है, और प्राइस घटता है तो क्वांटिटी भी घटता है। तो ये लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है हमारा। तो वही प्राइस की जिस तरीके से जितना चेंज, मतलब प्राइस में मान लो 20% चेंज हो रहा है, ठीक है, 20% बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके हिसाब से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो घटता बढ़ता है। मतलब मान लो कि ये भी 30% घट और बढ़ रहा है, मान लो कि बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ये जो डिग्री है वो कितना डिग्री से बढ़ रहा है, कितने डिग्री से घट रहा है प्राइस के चेंज होने की वजह से, तो उसके रिस्पॉन्सिवनेस को चेक करता है, उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। तो हम लोग इसको बोलेंगे एक तरीके से चेंज इन क्या बताता है, सप्लाई। क्लियर। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या, इलास्टिक, कितना लचीलापन है वहाँ पर। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शन ऑफ चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, यहाँ पर बीच में ये आप ऐसे कर दोगे, क्वांटिटी सप्लाइड बाई प्रोपोर्शन इन चेंज इन प्राइस, कि कितना क्वांटिटी सप्लाइड होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब क्या, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई चेंज इन प्राइस, ठीक है। इसको याद रखना है। यहाँ माइनस का साइन नहीं होगा, माइनस का साइन डिमांड में होता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में माइनस का साइन होता था, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देख लेते हैं फटाफट कि इसे कैटेगरीज क्या होते हैं, डिग्री कितने हैं। देखो 5 होता है, जैसा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम लोगों ने पढ़ा था। तो सप्लाई भी 5 तरीके से चेंज होता है। अगर परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, एक तरीके से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पर क्या है, प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस नहीं बढ़ रहा है, और जो क्वांटिटी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी, कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज हो रहा है। अब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब, परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब बिल्कुल भी इलास्टिक नहीं है। तो मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या रहता है, क्वांटिटी 0 रहता है, क्वांटिटी कांस्टेंट, क्वांटिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और प्राइस जो होता है वो चेंज होता है। मतलब प्राइस थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है। यूनिटरी में क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ पर। इलास्टिक में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, और इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज स्मॉलर देन 1। तो आप लोगों को ये समझ में पांचों आना चाहिए, ये पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला लास्ट में लिखना होता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये बात अभी बताएंगे जब मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स पर आएंगे हम लोग फटाफट। तो 2 मेथड होता है, परसेंटेज मेथड, ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कौन है, परसेंटेज मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि परसेंटेज मेथड में कि जितना परसेंट चेंज हो रहा है जिसके हिसाब से, तो परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, कि परसेंटेज चेंज जो हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि प्राइस 5 रुपया था, तो क्वांटिटी जो सप्लाइड था वो 10 हो रहा था। अब जब प्राइस 10 रुपया हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड 20 रुपया होगा। तो यहाँ बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कि जब प्राइस P था तो P1 हो गया, Q से Q1 हो गया, तो मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी भी बढ़ा। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, इसमें परसेंटेज। तो यहाँ फॉर्मूला जो है वो आप लोगों को ये वाला मेन याद रखना है, इससे अलावा कुछ नहीं। मतलब ये वाला नीचे वाला, मतलब चेंज इन क्वांटिटी बाई चेंज इन प्राइस इनटू P बाई Q इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये वाला चीज़ याद रखना है। अब चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकलता है भाई, जो चेंज इन क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, Q1 माइनस Q,
इसको माइनस करने पर निकालते हैं, और जो चेंज इन प्राइस होता है वो हम लोग क्या निकालते हैं, P1 माइनस P। ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। और जो P रहेगा वो ओरिजिनल P रहेगा, और जो Q रहेगा वो ओरिजिनल Q रहेगा। अब हम लोग इसका आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ आंसर बताते हैं हम। अब यहाँ पर देखो क्या क्या निकालना है हमें, क्या क्या फॉर्मूले में क्या चाहिए, चेंज इन Q, चेंज इन P और Q। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर ऐसे लिखना जरूरी है, ठीक है। तो डेल्टा P क्या है, तो P यहाँ 10 है, तो P1 माइनस P होता है, P1 माइनस P होता है, तो 10 माइनस 5 कितना हो गया, 5। अब डेल्टा Q कितना है भाई, डेल्टा Q है हमारा Q1 माइनस Q, Q1 माइनस Q, तो क्या हो गया 20 माइनस 10, तो यहाँ पर क्या हो गया 10। ठीक है, अब यहाँ पर P कितना है वो पहले ही पता है, P मेरा 5 है और Q मेरा 10 है, वो भी लिखना है। लेकिन यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला में डेल्टा Q ऊपर है, ठीक है। अब डेल्टा Q क्या है 10 है, और डेल्टा P कितना है, डेल्टा P कितना है 5 है, ठीक है। और P कितना है, अब यहाँ देखो P है 5, P है ऊपर लिखेंगे 5, और नीचे Q कितना है भाई, Q है मेरा 10, तो कट गया 10 और 10 कट गया, और 5 और 5 कट गया। इसका मतलब क्या बचा 1 1 हर जगह, तो 1 इंटू 1 1, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1। और अभी मैंने क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 कौन होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो हमारा 1 होता था वो क्या होता था, वो हमारा यूनिटरी इलास्टिक। तो यहाँ लिखेंगे इट इज यूनिटरी इन इलास्टिक, इट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इट इज यूनिटरी, लास्ट में लिखेंगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छा दिया जाएगा, इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ आपका कंप्लीट होगा, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। तो आई होप सो ये पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट होगा। अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। न्यूमेरिकल्स में क्या क्या है, 4 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला, इफ एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ अ बॉल पेन फ्रॉम रुपीज, तो हम लोग का पहले फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, क्या डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, ये होता है, बस सिंपल से बात है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये 2 फॉर्मूला आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत आराम से देखना, ठीक है, कोई ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि अगर प्राइस में इंक्रीज हुआ है, पहले प्राइस कितना था, P प्राइस था 40, अब P1 कितना हो गया, P1 हो गया 50, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो गया। रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड, उससे क्या हो गया, इंक्रीज हुआ क्वांटिटी सप्लाइड में, तो Q कितना है 1000, और जो Q1 है वो मेरा कितना है 1500। तो ये दोनों में किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इससे बनाते हैं, ये थोड़ा सा ज़्यादा आसान लगता है। तो व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्लियर। तो एज पर द फॉर्मूला हम लोगों को क्या क्या निकालना है, डेल्टा Q निकालना है, डेल्टा P निकालना है, P निकालना है, Q निकालना है। तो पहले डेल्टा P निकालते हैं, डेल्टा P क्या होगा 50 माइनस 40 कितना हो गया 10, ठीक है। और डेल्टा Q कितना हो गया, डेल्टा Q हो गया मेरा 1500 माइनस 1000 इज इक्वल टू क्या हो गया 500, क्लियर। तो ये डेल्टा Q हो गया, ये डेल्टा P हो गया, और जो P और Q तो हमारे पास दिया ही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो डेल्टा Q बाई डेल्टा P ऐसे लिख लेंगे भाई, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q इज इक्वल टू डेल्टा Q की जगह पर क्या लिखेंगे 500, और डेल्टा P के जगह पर क्या लिखेंगे 10, ठीक है। और हम लोग उसके बाद P कितना लिखेंगे 40, और Q लिखेंगे 1000, ठीक है। तो यहाँ पर 500 से 2 बार में कटा तो 1000, 10 से 4 बार में कटा, ठीक है, 10 4 जा 40, अब 2 से यहाँ पर 2 कटा तो 2 2 जा 4, इसका मतलब क्या हो गया 2, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2, मतलब ये क्या हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग इलास्टिक सप्लाई, ठीक है, इलास्टिक। तो लास्ट में ये जरूर लिखना है, ठीक है, इलास्टिक इन सप्लाई। तो आई होप सो ये पूरा पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, फटाफट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज ₹10 पर यूनिट एंड द क्वांटिटी सप्लाइड एट दिस प्राइस इज 50, मतलब क्या प्राइस कितना है, प्राइस 10 रुपया है, इसमें क्वांटिटी जो सप्लाइड है Q वो 500 यूनिट्स है। इफ द प्राइस फॉल्स बाय 10%, प्राइस कितना कम हो गया 10% से कम हो गया। अब 10 का हम लोग पहले सिंपल सी बात है 10 का 10% निकालेंगे, कितना कम हुआ है 10 का 10% ऐसे निकलते हैं 0 0 0 0 हो गया, 10 का 10% क्या होगा 1, मतलब 1 से कम हो गया, मतलब प्राइस P1 कितना हो गया 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है,
तो P इतना हो गया और जो मेरा P1 है वो हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब Q का देख लेते हैं। देन द क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स टू, तो क्या हो गया फॉल्स टू, यहाँ बाई था, देखो ये 10% से कम हुआ, इसीलिए हम लोग 10% निकालें उसका, फिर जो निकला उसको माइनस किया तो ये निकल गया। अब क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी 1 दिया हुआ है, 400 हो गया, ठीक है। तो आ गया अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। अब यहाँ समझ में आना चाहिए। अब यहाँ पर देखते हैं फॉर्मूला के हिसाब से क्या होता है। अब डेल्टा पी कैसे निकलेगा भाई, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी वन माइनस पी, मतलब क्या P1 कितना है 9 माइनस 10, ठीक है। मतलब प्राइस कम हुआ, मतलब क्या हो गया ये -1, 1 रुपया प्राइस कम हुआ। अब यहाँ पर डेल्टा क्यू कितना है भाई, डेल्टा क्यू Q1 माइनस क्यू कितना हुआ, Q1 माइनस क्यू। अब Q1 माइनस क्यू होगा तो 400 माइनस 500, तो इसका मतलब क्या हो गया -100, ठीक है क्वांटिटी में। अब यहाँ पर फॉर्मूला के अनुसार आप फॉर्मूले में लगाते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू हमारे पास -100 है, और यहाँ पर डेल्टा पी कितना -1 है, इंटू पी कितना है, पी हमारा 10 है, क्यू कितना है भाई हमारा क्यू 500 है, ठीक है। ये हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये माइनस माइनस कट गया, 100 से 500 5 बार में कटा और 5 ऊपर गया तो 2 हो गया, मतलब क्या हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इक्वल टू 2। आप लोगों को कैलकुलेटर भी आता है तो आप लोग कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर कैलकुलेटर नहीं यूज़ करी आप लोग नहीं करना चाहते हैं तो फिर नहीं कीजिए भाई, क्या दिक्कत है। तो ये भी क्या हो गया इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक इन सप्लाई, इलास्टिक इन सप्लाई। तो आई होप सो दूसरा भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर फटाफट। तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला गया, प्रोड्यूसर सप्लाईज है 200 यूनिट्स, प्रोड्यूसर कितना सप्लाई कर रहा है, मतलब क्यू कितना है भाई 200, एट प्राइस मतलब प्राइस कितना है 10 पर यूनिट। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 दिया हुआ है, तो हाउ मेनी यूनिट्स विल द प्रोड्यूसर सप्लाई, कि कितना यूनिट सप्लाई करेगा। अब ये क्या क्वांटिटी निकालना है, एट प्राइस 11, मतलब 11 प्राइस पर कितना क्वांटिटी सप्लाइड होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले आप लोग का जो फॉर्मूला है वो लिख लेना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। देखो भाई समझना आना चाहिए, ठीक है, इन रिदम से पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा पी, पहले निकाल लेते हैं क्योंकि डेल्टा पी निकालना आसान है। तो 11 माइनस 10, तो इसका मतलब, और एक बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब कैसे चेक करोगे कि आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आंसर राइट क्यों होगा, क्योंकि यहाँ प्राइस बढ़ रहा है ना, तो क्वांटिटी भी बढ़ रहा है, मतलब क्वांटिटी भी बढ़ेगा क्योंकि सप्लाई का है, तो क्वांटिटी बढ़ना चाहिए। तो अगर बढ़ा हुआ आ गया 200 से ज़्यादा आएगा तभी आपका आंसर राइट है। और डेल्टा क्यू कितना हो गया Q1 माइनस 200, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे लिख लिए, Q1 माइनस 200 लिख लिए, और इसको मान लिए कितना हो गया मेरा ये 11 माइनस 10 कितना हो गया, 11 माइनस 10 हो गया मेरा 1, क्लियर। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि इसका फॉर्मूला, अब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की जगह पर 2 लिख दिए, डेल्टा क्यू की जगह पर हम लोग Q1 माइनस 200 लिख दिए, और नीचे डेल्टा पी में 1 लिख दिए, इंटू पी कितना है, पी हमारा 10 है, पी हमारा 10 है, और डेल्टा क्यू कितना है भाई 200 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 यहीं पर काट दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 2 इज इक्वल टू यहाँ 1 से इंटू होगा, ये इंटू 1 से होगा, तो Q1 माइनस 200 ही रहेगा, और नीचे क्या होगा 20 आ जाएगा। 1 इंटू 2 कितना होगा, 1 इंटू 2 कितना होगा 20, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 20 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब 20 से इधर मल्टीप्लाई हुआ कितना हो गया, ये 40, 22 जा 40, और इसमें Q1 माइनस 200। अब ये माइनस इधर है, तो माइनस इधर का अगर इधर जाता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ देखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 40 प्लस 200, क्यों, क्योंकि ये माइनस जाके इधर क्या हो गया कि प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 बच गया इज इक्वल टू Q1, तो 4 कितना हो गया 240, तो Q1 कितना हुआ 240 हुआ। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, तो क्वांटिटी सप्लाइड क्या होगा मेरा, यहाँ पर क्वांटिटी सप्लाइड होगा 240, तो ये इससे ज़्यादा है ना, बड़ा इंक्रीज हुआ है ना, इसका मतलब हमारा आंसर राइट है। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से आपका कंप्लीट होगा, ये भी और अच्छे तरीके से। और लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई,
फटाफट 40 मिनट का हो गया वीडियो, तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा क्या दिक्कत है। क्वांटिटी सप्लाइड एट प्राइस 8 पर यूनिट, क्वांटिटी सप्लाइड कितना हुआ है प्राइस पर, प्राइस 8 था तो क्वांटिटी सप्लाइड था मेरा 400। इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 दिया हुआ, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी व्हेन द क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी दिया हुआ है कि क्वांटिटी 1 दिया हुआ 600, अब प्राइस निकालो, है कि नहीं। इससे ज़्यादा वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अब प्राइस 1 कितना है तो ये निकालना है, ठीक है। तो डेल्टा हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ जो सप्लाई होता है उसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। क्लियर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्वेश्चन है। तब देख लेते हैं, पहले डेल्टा पी निकालते हैं, तो यहाँ पर P1 माइनस 8 लिख लेंगे जैसा कि होता था, और यहाँ पर Q1 मतलब डेल्टा क्यू कितना होगा, डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्यू कितना होगा 600 माइनस 400 इज इक्वल टू क्या होगा 200, ठीक है। यहाँ पर क्लियर। अब यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 2 है तो 2 लिख देंगे, डेल्टा क्यू ऊपर 200 है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, नीचे P1 माइनस 8 है, क्लियर, जो कि हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब इंटू पी कितना है भाई, P है 8 और Q कितना है भाई 400 है, ठीक है 400। अब यहाँ पर 8 5 जा 40 तो ये 50 आ गया, ठीक है। 50 4 जा 200, 50 4 जा 200 आ गया। तब और सिंपल हो गया, 2 बाई 1 करो, इधर नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब 4 बाई P1 माइनस 8, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब इसके आगे देखो, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने बताया कि नीचे का ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे का इधर का नीचे का उधर का ऊपर से, मतलब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना P1 माइनस 8 से, और यहाँ पर 1 इंटू 4 करेंगे, तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करें तो पहले इससे 2 से इंटू करेंगे, फिर इसको इससे इंटू करेंगे, मतलब 2 इंटू P1 2P1 माइनस 2 इंटू 8 जो सेकेंड वाले में 2 8 जा 16, और यहाँ पर 4। अब ये 16 इधर जाके क्या होगा प्लस होगा, तो मतलब 2P1 इज इक्वल टू 4 प्लस 16 कितना हो गया 20, तब 20 हो गया। अब 20 हो गया यहाँ से, तो 2P1 इज इक्वल टू 20, तो इधर अगर मल्टीप्लाई में है इधर जाके क्या होगा डिवाइड में, तो 20 बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा 10, तो 10 हमारा क्या हो गया P1। मतलब प्राइस क्या हो गया, क्वांटिटी बढ़ा था ना, क्वांटिटी इंक्रीज किया गया था तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो हमारा P1 कितना हो गया प्राइस 10 हो गया, ठीक है, प्राइस 10। तो आई होप सो ये सारे जो वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन है मैंने कर रखा है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लेना, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, और जो हम लोग कल पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो हम लोग कॉमर्स का चैप्टर है वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल पढ़ेंगे, ठीक है, वर्किंग एंड फिक्स कैपिटल। तो वर्किंग और फिक्स कैपिटल जो आपका कॉमर्स का चैप्टर है उसको कल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे मैं लिख भी दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन, एंड आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और टेलीग्राम पर ये लिंक आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।